नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। 9 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से हुई फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग। रायसीना डायलॉग का आज आखिरी दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा का होगा संबोधन। संसद के बजट सत्र में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर जारी रहेगी चर्चा। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद रूस यूक्रेन के बीच 30 दिन के सीमित युद्ध विराम पर बनी सहमति। पूर्ण युद्ध विराम के लिए शांति वार्ता तुरंत होगी शुरू। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बड़ी कार्रवाई। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में महासचिव कलिता और कोषाध्यक्ष दिग्विजय को पद से हटाया गया। और इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता के साथ 3 अन्य वैज्ञानिकों की भी वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहां फंसी रही। सुनीता और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैशडाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जाएगा, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर है। वहीं नासा ने कहा कि वाणिज्यिक क्रू मिशन के लिए ये एक बड़ा सप्ताह है। मिशन क्रू 10 के सफल लैंडिंग के बाद अच्छा लग रहा है। Sometimes seem easier than they are if I just step back and think about all the challenges we had to launch Crew 9, moving to a different launch pad, adjusting the seats and the crew training, and then over the weekend, once we docked Crew 10 safely, looking at the weather patterns, finding this great opportunity that we landed at today, adjusting the timeline. It's never easy. Spaceflight's always dynamic. Sometimes it seems like things move from step to step, but there's usually different paths along the way. So the weekend was culminated today with the landing of Crew 9. We Dragon splashed down at about 5:57 p.m. First commercial crew program landing at Tallahassee. We've had a couple cargo flights land there. And now it's great to have Crew 9 and the Freedom capsule back home, and its 4th flight is now in the history books. अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के धरती पर लौटने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये पल गौरव, गर्व और राहत का क्षण है। उन्होंने कहा कि गौरव, गर्व और राहत का क्षण पूरा विश्व भारत की इस शानदार बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं को सहन करने के साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है।
गुजरात के जुलासन गांव में नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर जश्न जैसा माहौल है। लोग काफी खुश हैं और दिवाली जैसा उत्सव मना रहे हैं। गांव वासियों ने सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा पाठ और हवन भी किया और अब उनकी सफल वापसी पर पूरे गांव वाले झूमते हुए नजर आए। मेरे खुशी का कोई पार नहीं है। आज जो 9 महीने से मैं राह देखता था, जो यज्ञ पे यज्ञ करता था, उसकी खुशी मेरे को आज मिल गई है। वो महादेव से, जो नीलकंठ महादेव ने बहुत कृपा की है। जो हमने जो पूजा किया उसका फल भी हमको दे दिया है। उससे बहुत बड़ी खुशी है। जैसे अयोध्या में राम आए थे ना, इतनी खुशी हमको है। हम दिन भर बहुत खुशी से और आनंद से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स फिर एक बार हमारे गांव में आए। हमारी बहुत खुशी है। दिवाली जैसे दशहरा हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है। उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। पूरे गाँव में हर तरफ पटाखा मिठाई फूट रही है और सब आनंद उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। और नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कमिसर्स और कैपिटल्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस विषय पर अपना संबोधन देंगे। इससे पहले रायसीना डायलॉग में कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर यूएन पर खुलकर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा था। विदेश मंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा सबसे बड़ा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। थ्रोन्स एंड थॉर्न्स, डिफेंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्की कंट्री यानी जोखिम भरा देश शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जरूरी नहीं कि अगर कोई देश छोटा हो तो वो जोखिम भरा नहीं हो सकता। साथ ही साथ विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा और हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. We went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने पीपल, पीस, प्लेनेट विषय पर बोलते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र को 21वीं सदी का प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र बताया। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विनिंग द एआई मैराथन इंडिया इन द ग्लोबल एआई रेस विषय पर हुए सत्र में सेमीकंडक्टर पर भारत के तेजी से बढ़ते कदम का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बने हुए हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर उन्नति हासिल कर सकते हैं। 14,000 GPUs already inaugurated. We have set up a common compute kind of structure called AI Kosh. That is also done. Third, getting our own GPU chip. That's very, very important. Hopefully, we should be able to finalize the best option very soon. Whatever the world says, if it's open source today, it may not remain open source tomorrow. Better to have our own LLM. 240 institutes, we gave the latest EDA tools so that the students can actually learn what is a chip, how to design it. The way we have developed our relationship with
the US, where the foundation of the relationship is trust. The foundation of the relationship is respect for IP rights. The foundation of relationship is to co-create and co-develop technologies. That thing is something which has happened over a period of last 10 years, and that is a very big strength for both the countries. 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 19 मार्च तक चलेगा। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। जेसिका, अक्षय, अमृतपाल और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बुलावे पर मुंबई की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं। गौरतलब है कि वे रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और बात करते हैं अब संसद की। संसद के बजट सत्र में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा के बाद लौटाए गए विभिन्न विनियोग विधेयकों को रखा जाएगा। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल संसद में रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे सस्ता रेल किराया भारत में है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का काम तेजी से हो रहा है, जिसके चलते भारतीय रेल सुरक्षा के साथ साथ सुविधा के मोर्चे पर नए प्रतिमान गढ़ रही है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछे गए तो रेलवे की अनुदान मांगे पारित भी हो गईं। संसद में बजट पर चल रही चर्चा के दौरान लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में रेल किराया पड़ोसी देशों से कम है और कई विकसित देशों में रेल किराया कई गुना ज्यादा है। लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अभी ट्रेन से प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत 1.38 रुपए है, जबकि यात्रियों से केवल 73 पैसे लिए जाते हैं, यानी कुल 47% सब्सिडी दी जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये सब्सिडी करीब 60,000 करोड़ रुपए हो गई। 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है भारत में, जहां 121 रुपए है, पाकिस्तान में 436 रुपए, बांग्लादेश में 323 रुपए और श्रीलंका में 413 रुपए। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। रेल मंत्री ने कहा कि इस साल भारत में 1400 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ, जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। इसके साथ ही 2 लाख नए वैगन रेलवे बेड़े में जोड़े गए। रेल मंत्री ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में भारतीय रेल 1.6 बिलियन टन कार्गो ढोकर दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, जिसमें चीन, अमेरिका और भारत होंगे। यह रेलवे की बढ़ती क्षमता और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। जो हमारा वर्षों से ड्रीम था, उस ड्रीम को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के सपने को माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा किया है। रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 41,000 LHB कोच तैयार किए गए हैं। पहले रेलवे को 25,000 करोड़ रुपए का समर्थन मिलता था, जो अब बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इससे बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। वहीं 50 नमो भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे का राजस्व करीब 2,78,000 करोड़ रुपए है और 2,75,000 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। रेल मंत्री ने हंगामे के बीच लोकसभा में बताया कि भारतीय रेल सभी बड़े खर्चे खुद के इनकम से कर रही है, जो कि रेलवे के बेहतर प्रदर्शन से संभव हुआ है। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर बजट पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है। They've been double engine sarkar of Congress earlier. Center be Congress, Manipur be Congress. And what kind of agitations and loss of life have happened?
So your double engine did not do anything. In fact, it worsened the situation, if I have to get into that kind of a talk. राज्यसभा में दोपहर बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू की गई। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खनियाधाना थाने के पास माता टीला बांध पर श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। शिवपुरी पुलिस के अनुसार घटना के बाद 3 महिलाओं समेत कम से कम 7 लोग लापता हैं। अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया है और बांध के पानी में बचाव अभियान अभी भी जारी है। श्रद्धालु सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे थे, तभी माता टीला बांध में नाव पलट गई। बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया गया है। लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए शिवपुरी पुलिस और बचाव दल प्रयास कर रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने आज पटना में लैंड फॉर जॉब मामले में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस मामले में मंगलवार को ईडी कार्यालय में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई थी। इससे पहले 20 जनवरी 2024 को दिल्ली और पटना में ईडी की टीम ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए बड़ा घोटाला किया। इसके तहत रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। इन जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे जोनों में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई। आरोप है कि लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की थी, जबकि उस समय के सरकारी दर के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। इन जमीनों के अधिकतर मामलों में मालिकों को कैश में भुगतान किया गया। इधर नागपुर में हुई हिंसा के बाद से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दल जहां सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उसकी विफलता करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सहित महायुति सरकार के सहयोगी दलों ने कहा है कि इस हिंसा के पीछे महाविकास आघाड़ी के दल हैं। दोनों ओर से हो रही बयानबाजी का असर दिल्ली के सियासत में भी देखा जा रहा है। नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा ने इलाके को दहशत में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 समुदायों के बीच हुई झड़प ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें घरों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस पर भी हमला हुआ, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान बंद करके आया। मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना। मैं एकदम से बाहर जाके देखा तो वहां से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी पे आग लगा रहे। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए। इतने कैमरे लगे हुए थे, ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो। नागपुर की हिंसा के बाद राज्य सरकार और प्रशासन हालात को संभालने में लगे हैं, लेकिन प्रदेश में इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। नागपुर सेंट्रल से भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने सुबह हिंसा प्रभावित क्षेत्र हंसपुरी का दौरा किया और कहा कि घटना पूर्व नियोजित थी। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस जहां इस मामले में फडणवीस सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि ये हिंसा पूर्व नियोजित थी। नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहां दंगल करवाई है। जिस जहां कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहां का पालक मानते हुए, वहां एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहां हो रहे। विपक्ष के जो लीडर्स है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बयानबाजी की थी कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे, दंगा फसाद होंगे, ये ऐसे उनको वो क्या भविष्य वेदते हैं क्या? उनको कैसा मालूम कि दंगे और फसाद होने वाले हैं?
उनकी जो बयानबाजी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है, पत्थरबाजी की है, दंगल की है, उनकी आखिर तक जांच होनी चाहिए, उनके पीछे कौन है। मुझे तो लगता है ये विपक्ष की साजिश है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री उस घटना को अगर प्री प्लान्ड है ऐसा बोलते हैं तो इसके पीछे पुलिस का और सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट हो चुका है। वो खुद नागपुर शहर के हैं और नागपुर शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पूर्व नियोजित हो रही है। भाजपा और शिवसेना के नेताओं ने संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन नागपुर पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और शहर में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के हिंदी विरोध के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय भाषा दिल्ली में हिंदी में धारा प्रवाह बातचीत को सक्षम करेगी। नायडू ने कहा कि भाषा केवल संचार के लिए होती है, ज्ञान भाषा से नहीं आएगा। केवल वे लोग जो अपनी मातृभाषा में स्टडी करते हैं वे दुनिया भर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के माध्यम से सीखना आसान है। उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश में मातृभाषा तेलुगु है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। उन्होंने अपील की कि भाषाओं को लेकर अनावश्यक राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का आह्वान भी उन्होंने किया। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। LIC के मुख्य कार्यकारी सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ चल रही बातचीत अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले डील की अंतिम रूप से घोषणा हो जाएगी। सिद्धार्थ मोहंती ने हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं बताया जिसमें LIC हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। LIC हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा की नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं खरीदेगी। खरीदी जाने वाली हिस्सेदारी की सटीक मात्रा LIC के निदेशक मंडल के फैसले और मूल्यांकन जैसे कारकों पर निर्भर करेगी। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका और रूस के बीच रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर 30 दिनों के लिए सीमित संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को शांति समझौते को लेकर फोन पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई फोन कॉल में संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों द्वारा 30 दिनों के लिए एक दूसरे के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि काला सागर में संघर्ष विराम, पूर्ण संघर्ष विराम और स्थायी शांति के लिए तकनीकी वार्ता होगी। ये वार्ता पश्चिम एशिया में तुरंत शुरू होगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को स्थायी शांति के साथ समाप्त करने की आवश्यकता है। रूस ने मांग की है कि 30 दिनों के युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन में सेनाओं का मूवमेंट स्थगित रहे। वहीं आपको बताएं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संघर्ष विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव को अपना समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने फोन कॉल के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। यूक्रेनी नेता ने कहा कि पुतिन ट्रंप कॉल के बाद उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से फोन पर बात की। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कीव के साझेदार यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण सैन्य सहायता में कटौती नहीं करेंगे और ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में पदक जीतकर वापस लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेशल खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए जीत की बधाई दी। पीएम ने लिखा, मुझे अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है जिन्होंने इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे शानदार खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते हैं। संसद में इस दल से मुलाकात की और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी गई। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।